हेलो नमस्कार बच्चों। और कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक ठाक हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 21 फरवरी वाला पेपर। कौन सा पेपर? 21 फरवरी वाला पेपर। कक्षा 10 के लिए गृह विज्ञान का 21 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। तो उसी का हम प्री बोर्ड लेकर आए हैं और मान के चलिए इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 21 फरवरी को 21 फरवरी वाले प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। मैक्सिमम इसके क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये जो पेपर प्री बोर्ड के लिए लाया गया है, तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें बहुत ज्यादा सिलेक्टिव प्रश्न रखे गए हैं और वह प्रश्न रखे गए जो बार बार रिपीट होते हैं। कौन से प्रश्न हैं? जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपके 21 फरवरी वाले बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम चर्चा करते हैं कि आपको 21 फरवरी को जो पेपर मिलेगा वो एकदम इसी टाइप का होगा, एकदम इसी एग्जैक्ट पैटर्न पर होगा। कुछ भी परिवर्तित होने वाला नहीं है, यही पैटर्न रहेगा। तो आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में एकदम अच्छे से बसा लीजिए कि इसी टाइप का पेपर आने वाला है 21 फरवरी को, कुछ दूसरा आने वाला नहीं है। ठीक है? आपके यहाँ हो सकता है विद्यालय में प्री बोर्ड ये जो जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाले हों, तो उसके लिए भी ये पेपर डिजाइन किया गया है। लेकिन मेन फोकस इसका जो है वो किसके लिए है? मेन फोकस इसका 21 फरवरी के लिए है। थोड़ा ध्यान रखना, कब के लिए है? 21 फरवरी के लिए है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते। कक्षा 10 के लिए ये प्री बोर्ड पेपर लाया गया है और किसके लिए? गृह विज्ञान छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड में जो भी पेपर है, चाहे कक्षा 10 का हो या कक्षा 12 का हो, उसमें जो समय दिया जाता है वो समय कितना? 3 घंटे 15 मिनट। अब आपके लिए ये भी जरूरी हो गया है कि इसके जो दिशा निर्देश होते हैं ये भी व्यवस्थित तरीके से देख लें, क्योंकि एग्जैक्ट यही दिशा निर्देश आपको वहां मिलेंगे। तो आप अगर पहले से यहां देखेंगे तो वहां कोई समस्या होने वाली नहीं है। जैसे सबसे पहले यहां पर देखें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न करना है। क्यों? क्योंकि हमें अगर 100% अंक अर्जित करने हैं तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक के सम्मुख उसके अंक निर्धारित, अर्थात कहने का मतलब है कि जितने भी आप यहाँ पर प्रश्न देखेंगे उनके सम्मुख उनके अंक अंकित किए गए हैं, निर्धारित किए गए कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, बहुविकल्पी कितने नंबर का है। ठीक है? इसके बाद क्या कह रहा है? खंड आ में, अच्छा इसके 2 खंड हैं, ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न पत्र है इसके कितने खंड, आपको जो 21 फरवरी को प्रश्न पत्र मिलेगा उसके कितने खंड मिलने वाले हैं? 2 खंड मिलने वाले हैं। कितने खंड मिलेंगे? 2 खंड मिलेंगे। एक कौन सा खंड? आ होगा और दूसरा खंड कौन सा होगा? बा होगा। इसमें आपको पता है 2 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित है। तो ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि 2 खंडों में कौन कौन से टाइप के प्रश्न हमें मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो 2 खंडों में हमें प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो खंड आ है। खंड आ में कह रहा है कि आपको कौन से प्रश्न मिलेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कौन से प्रश्न मिलेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और जो खंड बा है उसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और कौन से प्रश्न मिलेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और विस्तृत उत्तरीय, 3 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब जो खंड दूसरा है उसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और तीसरा कौन से? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए थोड़ा समझते हैं। आपको ये तो पहले से जानकारी है। क्या जानकारी है? कि हाई स्कूल में अर्थात कक्षा 10 का कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, सभी में कितने विकल्पी आपको मिलेंगे? सभी में आपको टोटल 20 विकल्पी मिलेंगे और इनके लिए आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, ओएमआर सीट दी जाएगी जिन पर आपको व्यवस्थित तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से उन पर आपको सर्कल करना, अपने सही उत्तर का उन पर सर्कल करना। आप ध्यान रखेंगे सर्कल करते समय जब भी हम उस पे सर्कल करेंगे तो जो भी डार्ट पेन से सर्कल करना है, ब्लैक पेन से कर सकते हो, हालांकि आपको ब्लैक पेन से ही करना है, तो वो सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? इनका उत्तर जो भी होगा, जैसे पहले का सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई, जैसे सपोज कर लेते हैं इसमें लास्ट वाला अगर है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें लिखा होगा एक का, कौन सा? का
खा गा घा, और यहाँ पर गोला बना होगा, यहाँ पर गोला बना होगा, यहाँ पर गोला, यहाँ पर गोला। अब जब आप गोला यहाँ पर फिल करेंगे, मान लेते ये जो आपको मार्कशीट मिलेगी, तो गोले को आप व्यवस्थित तरीके से ऐसे फिल करेंगे कि जब आप फिल करेंगे, एक तो छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा जो सर्कल आप कर रहे हैं या जो गोला भर रहे हैं, ये इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। जो छायांकन आप कर रहे हैं वो इस गोले के सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मान लेते आप इस टाइप के कर दिए कुछ ऐसा, या ऐसे कुछ कर दिए, ये सब गलत तरीके हैं। या मान लेते ऐसे बाहर ऐसे कर दिए, ये सब गलत तरीके हैं और ये सब कट जाएंगे, आपको इसमें कोई अंक मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ओमार भरना सीख लें कि ओमार कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, ओमार भरने के लिए आप ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। अगर अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ओमार भरने के लिए आप एक दो बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें कि कैसे ओमार भरे जाते हैं। अगर आप जरा सा भी उसमें गलती करते हैं तो उसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर सर्कल है तो आपको सर्कल को व्यवस्थित तरीके से भरना है, कोई समस्या होने ना पाए। तो आइए, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि ओमार को आपको कैसे व्यवस्थित भरना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें, ये चूंकि ज्यादातर विद्यार्थियों की समस्याएं रहती है और ओमार भरने में गलतियां कर देते हैं, तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ओमार कैसे भरें अच्छे तरीके से। ठीक है, वो वीडियो में फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, किसी परिवार की निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो कहलाता है। मतलब आय कितना हुआ और व्यय कितनी हुई, उसका जो लेखा जोखा है वो कहलाता है कौन सा? एक तो व्यय कहलाता है, आय कहलाता है, बैंक खाता कहलाता है, बजट कहलाता है। तो जल्दी से देखिए, आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। मतलब जैसे एक गृहिणी देखा जाए, एक अच्छी गृहिणी कौन होती है? अच्छी गृहिणी जो वो होती हैं कि जो आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, अर्थात बजट बनाते हैं कि हमारा बजट कितना है, उसमें आय कितनी आ रही है और व्यय कितना होगा, ठीक, और बचत कितनी हो रही है। तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ओएमआर सीट पर आपको बजट वाला अर्थात सबसे लास्ट वाला जो गोला है उसका छायांकन करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए अगला दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि घर की सफाई महत्वपूर्ण है। घर की सफाई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर एक, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, घर की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगला जो है सुख प्राप्ति के लिए। और लास्ट वाला कह रहा है ये सभी। तो आपको पता है सफाई क्यों होनी चाहिए? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जो मानसिक है अर्थात जो सोचना है वो जैसा हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होगा उसे अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो अगर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो हमें अच्छे इन्वायरमेंट में भी रहना चाहिए। अच्छे इन्वायरमेंट में रहने का मतलब अच्छा वातावरण वहां होगा जहां साफ सफाई होगी। ठीक है, साफ सफाई अच्छे तरीके से होगी तो साफ सफाई जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और जब व्यक्ति दोनों प्रकार से स्वस्थ रहेगा तो उसे सुख की भी प्राप्ति होगी। अर्थात इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे लास्ट वाला दूसरे का घा वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दूसरे का घा वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें दूसरे का घा वाला हो जाएगा। हम्म, तो अगला अगर इसमें देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट, कौन सी वस्तु से घर की सजावट की जाती है? ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ भयंकर या रॉकेट साइंस है ही नहीं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुएं जो भी दी गई हैं इनमें से किसके द्वारा घर की सजावट की जाती है? तो इसमें पहला कौन सा है? पेन है, दूसरा फूल है, तीसरा झाड़ू है और चौथा बाल। तो आप सभी को पता है किसके द्वारा सजावट की जाती है? फूलों के द्वारा घर की सजावट की जाती है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा घर की सजावट की जाती है। अगला देखिए, कह रहा है 1 लीटर दूध का मूल्य जो है, थोड़ा समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणा भाग जोड़ घटाना का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है 1 लीटर दूध का, दूध का जो मूल्य है
1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? 53 रुपये 50 पैसे। कितना है? 53 रुपये 50 पैसे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि 2.5 लीटर, कितना? 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? सिंपल सा आप सोचिए, मान लेते हैं एक पेन का मूल्य सपोज कर लेते 2 रुपए है, तो 2 पेन का मूल्य आपको पता है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का अगर पूछता तो कितना हो जाता? 6 हो जाता। तो इसका मतलब एक का दिया है, अगर उससे मान लेते 10 का पूछ रहा तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना एक का मूल्य है उससे 10 से गुणा कर रहे हैं, अर्थात कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 1 लीटर दूध का मूल्य दिया है 53 रुपये 50 पैसे, तो अब हमसे कितने का पूछ रहा? हमसे पूछ रहा 2.5 लीटर का। किसका पूछ रहा है? 2.5 लीटर दूध का जो मूल्य होगा, तो हम क्या करेंगे? 2.5 इंटू एक का कितना है? तो एक का 53.50 है। अब इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना हो जाएगा? 133.75 रुपए हो जाएंगे। ठीक है। इसका अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कर लेना तो कितना हो जाएगा? 133.75। इसमें कौन सा 133.75? 132.50 है और 130.25, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अगला देखा जाए। अगला देखिए जल्दी से। अब विकल्पी नंबर 5, कौन सा? विकल्पी नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है जल की कठोरता दूर की जाती है। किसकी कठोरता? जल की कठोरता दूर की जाती है। किससे दूर की जाती है? एक तो क्या कह रहा है कि सोडा तथा चूना डालकर, नमक डालकर और छानकर, ब्लीचिंग पाउडर डालकर। एक तो क्या कह रहा है? सोडा तथा चूना डालकर, नमक डालकर, छानकर, ब्लीचिंग पाउडर डालकर। तो आप ध्यान रखना कि जो जल की कठोरता दूर की जाती है वो किसके द्वारा? सोडा तथा चूना डालकर। ठीक है। अगला देखिए जो 6 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल पीने से नहीं फैलता या अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? तो कौन कौन से रोग हैं इसमें? अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा रोग दिया है? कह रहा है हैजा, अतिसार, टाइफाइड और क्षय रोग। तो हैजा, अतिसार, टाइफाइड और कौन सा, जिसे टीबी भी बोलते हैं, कौन सा? टीबी, क्षय रोग। तो आपको पता है कि हैजा हो गया, चाहे ये हो, अतिसार हो या कौन सा टाइफाइड, ये जो है ये कौन से दूषित जल या अशुद्ध जल, अशुद्ध जल के सेवन से ही फैलते हैं। सेवन से। किससे फैलते हैं? अशुद्ध जल के सेवन से ही फैलते हैं। कौन से रोग? तो आप ध्यान रखना, हैजा, अतिसार, टाइफाइड जो होते हैं वो अशुद्ध जल के सेवन से ही फैलते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का कारण है लाउड स्पीकर। आपको पता है कि शादियों में आप देखेंगे लाउड स्पीकर कितनी तेज बजते हैं। ठीक। वॉइस इनकी कितनी ज्यादा होती है, वहां पर तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद वाहनों के हॉर्न, ये वाहनों के हॉर्न भी ध्वनि प्रदूषण के एक कारक कह सकते हो। अगला सायरन, सायरन भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसका मतलब ये तीनों उपरोक्त हो जाएंगे। लाउड स्पीकर के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, सायरन के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, वाहनों के द्वारा, वाहन के जो हॉर्न होते हैं इन सब के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला 8 नंबर क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी देखते हैं सभी लोग, एक बार आंसर दे, साथ में आंसर दें सभी लोग, जरा सभी लोग आंसर दें इसका 8 का। कह रहा कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है? किन माध्यमों से इनको निस्तारित किया जा सकता है? एक तो गाड़ कर, दूसरा जलाकर, खाद बनाकर, ये सभी। कूड़ा करकट जो है इनका निस्तारण किस प्रकार किया जा सकता है? गाड़ कर, जलाकर, खाद बनाकर, ये सभी। तो आपको पता है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ये सबसे लास्ट वाला, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है चेचक के विषाणु का नाम क्या है? किसके? चेचक के विषाणु का क्या नाम है? पहला क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा बेरिसेला जोस्टर वायरस है, और अगला कौन सा है? विब्रियो
कोलेरी और कौन सा है, सल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, जो चेचक का विषाणु का नाम होता है वो क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। इसका मतलब इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाए, जल्दी से देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है एक अच्छे ड्राइवर के गुण में सम्मिलित है। एक अच्छा ड्राइवर कौन होता है, मतलब जो गाड़ी चलाता है उसमें अच्छा ड्राइवर कौन होगा। अच्छा ड्राइवर जिसको पहले से अनुमान है कि हम गाड़ी को जैसे मान लेते हैं मोड़ना है तो कहाँ से मोड़े कि ये आसानी से मुड़ जाए। और सपोज कर लेते कोई अचानक वाहन आ गया है तो कितनी तीव्रता के साथ ब्रेक लगाई जाए कि रुक जाए। मान लेते हैं कि अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो कितनी स्पीड में चलनी चाहिए, उसको पूर्वानुमान होनी चाहिए। दूसरी बात, एकाग्रता भी होनी चाहिए। अब ये नहीं गाड़ी चलाते चलाते सो गए, ध्यान ही नहीं कहाँ जा रही है, तो ये भी एक अच्छे ड्राइवर के गुण नहीं। अगर सो जाता है, एकाग्रता होनी चाहिए। सबसे अगर मेन देखे तो उसमें एकाग्रता भी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पर स्पीड में चलना है, कहाँ पर स्लो चलना है। ठीक है, और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें जो भी यात्रीगण बैठे उन सबको डरा रहा है कि हाँ आगे ये हो सकता है, आगे चल के ये हो सकता है। तो ये भी गुण है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। मतलब जो कपड़ा काटा जाता है सिलाई के लिए, कुछ भी वस्त्र बनाने के लिए, जैसे शर्ट या पैंट बनाने के लिए, तो जो कपड़ा काटा जाता है उसे कहाँ पर रखकर, गोद में रखकर काटना चाहिए। अगर कपड़े को गोद में रखकर काटेंगे तो जहां से कटना चाहिए उसके इधर उधर हो सकता है, छोटा बड़ा कट सकता है। अर्थात एकदम माप से, एग्जैक्ट माप से नहीं, उसमें समस्या आ सकती है। दूसरा, हाथ में लेकर काटना चाहिए, मेज या पटरे पर रखकर काटना चाहिए। कहीं भी का मतलब रोड पर काटने लगोगे, इसका मतलब इसमें एग्जैक्ट, ये आप देखेंगे ये सब वैसे, ये तो वैसे भी गलत है ऑप्शन। हाथों में लेकर तो इसमें भी एग्जैक्ट जहां से मापन किए वहां से नहीं कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा, एकदम मेज या पटरे पर अच्छे तरीके से उसके नाप जोख के अच्छे तरीके से काटना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या। अगला देखा जाए, अगला देखा जाए। अगला देखिए, अगला कौन सा है। अगला कह रहा है कि 12 नंबर, शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। एक तो सूखा पाउडर, एक बार देखें कौन सा, सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और अगला कौन सा, सूखा पाउडर। अगला कौन सा, रासायनिक विलायक का। गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क जो धुलाई होती है एक प्रकार की रासायनिक धुलाई है। कौन सी धुलाई है, रासायनिक धुलाई है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, रासायनिक विलायक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रासायनिक विलायक हो जाएगा। इसके बाद जरा देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है गीजर की उपयोगिता क्या है। आपको पता है गीजर का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, गीजर का उपयोग क्यों किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए। तो वही कहा गया गीजर की उपयोगिता क्या है, केक बनाने में, गीजर से केक बनाया जाता है। अगला पानी को गर्म करने में। अगला ब्रेड बनाने में। और इसके बाद कह रहा पानी ठंडा करने में। तो आपको पता है इसमें फ्रिज का उपयोग किया जाता है। ये तो दोनों वैसे भी गलत हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, पानी को गर्म करने में, पानी को गर्म करने में। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि सब्जियों को धुलना चाहिए, छिलने से पहले, छिलने के बाद, काटने के बाद, प्रत्येक बार। तो इसमें सब्जियों को धुलना चाहिए, आप सभी को पता है सब्जियों को छिलने से पहले धुलना चाहिए। कब धुलना चाहिए, छिलने से पहले। क्योंकि अगर छिलने के बाद धुलेंगे या काटने के बाद धुलेंगे तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो जल के माध्यम से सब्जियों से अलग हो जाएंगे। तो जब भी सब्जियां बनाए तो उसे छिलने से पहले धुलना चाहिए, जिससे उसमें जो भी मिट्टी वगैरह लगी है वो सब उससे अलग हो जाए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, कह रहा है सूर्य विकिरण, किसके, सूर्य विकिरण से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। पोषक तत्व कौन से, प्रोटीन, वसा, विटामिन डी, खनिज लवण। आप ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य की जब उपयुक्त तापमान शरीर पर पड़ता है, जब सूर्य का उपयुक्त
तापमान शरीर पर पड़ता है तो हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। ये सूर्य से विटामिन डी नहीं आता है, ध्यान रखना। विटामिन डी हमारे शरीर में होता है, लेकिन जब सूर्य का उपयुक्त तापमान पड़ता है तो ये शरीर में उपस्थित होने लगता है विटामिन डी। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन है, वसा है, विटामिन डी है, खनिज लवण है। आपको पता है इसमें कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है ऊपरी बाहु की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? ऊपरी बाहु की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? हड्डी लंबी, चपटी, मोटी, छोटी? तो आपको पता जो ऊपरी बाहु की हड्डी होती है वो लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है हसुली अस्थि, हसुली की अस्थि भंग होने, भंग मतलब टूटने या विकृति आने पर बांधेंगे सेंट जॉन्स झोल, लंबी रोलर पट्टी, पतली पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अस्थिभंग होता है तो इसमें सेंट जॉन झोल अर्थात गलपट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलपट्टी भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, कह रहा है वायु कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायु कोष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में। और अगला श्वास नली में, त्वचा में, फेफड़ों में। तो आपको पता है वायु कोष कहाँ पाए जाते हैं? वायु कोष जो है वो फेफड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों में। इसके बाद अगला करा स्नान ना करा सकने की दशा में, मतलब मान लेते हैं कोई रोगी है, उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उसे स्नान नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी विधियां अगर स्नान नहीं कराया जा सकता तो उसकी सफाई कैसे हो? तो अगर स्नान नहीं कराया जा सकता है तो जो शारीरिक सफाई है उसके लिए भाप देना नंबर एक कह रहा है, स्पंज कराना, टैल्कम पाउडर छिड़कना, कुछ ना करना। तो आपको पता है अगर कोई व्यक्ति को ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी है कि उसे स्नान कराना संभव नहीं है, तो उस दशा में उसकी शारीरिक जो सफाई है वो स्पंज विधि द्वारा की जाती है। कौन से विधि द्वारा? स्पंज विधि के द्वारा की जाती है, जिसमें शरीर को पोंछा जाता है कपड़ा गीला करके। ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा? स्पंज के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है नाड़ी दर का संबंध होता है, नारी नाड़ी जो होती है उस दर का संबंध होता है मानव हृदय की धड़कन से। आप सभी को पता है कि जो नाड़ी दर का संबंध होता है वो कहाँ से होता है? मानव हृदय की धड़कन से। अगला कह रहा भोजन पाचन से, तो ये वैसे भी नहीं होगा। सांस लेने से, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से हृदय की धड़कन से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अब आप देख पा रहे हैं कि जो हम खंड आ है वो कर चुके हैं। खंड आ में कितने प्रश्न मिले हैं? तो खंड आ में आपको पता चल गया टोटल हमें कितने प्रश्न मिले हैं। टोटल 20 विकल्पी प्रश्न मिले। अगला जो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए, जो 20 प्रश्न थे। अगला कौन सा? सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिन्हें वर्णनात्मक प्रश्न भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जरा देखते हैं। कह रहा है किन्हीं दो बचत योजनाओं के नाम में लिखिए। तो बचत योजनाएं मतलब सरकार के द्वारा कौन कौन सी बचत योजनाएं चलाई गई उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बचत योजनाओं के बारे में बताना है। और इसके बाद अगर देखें बचत योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे नंबर एक बचत योजना देखें तो आपको पता है राष्ट्रीय बचत योजना है। कौन सी बचत योजना है? राष्ट्रीय बचत योजना है। और कौन सी है? डाकघर संबंधी भी बचत योजनाएं होती हैं। तो एक तो राष्ट्रीय बचत योजना और डाकघर संबंधी बचत योजना। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 22 नंबर, कह रहा मृद जल किसे कहते हैं? मृद जल किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखना, जो मृद जल होते हैं, जो वॉशिंग पाउडर के साथ, किसके साथ? वॉशिंग पाउडर के साथ अत्यधिक झाग देता है। क्या देता है? अत्यधिक झाग देता है। उस जल को क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। मृदु जल का मतलब अच्छा जल। और दूसरा एक जल कौन सा होता है? कठोर जल भी होता है, जिसे का रासायनिक सूत्र D2O होता है। इसका जो मृदु जल होता है उसका H2O होता है, और जो कठोर जल होता है उसका क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा है कूड़े को जलाने का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?
कूड़े को जब जलाते हैं तो उससे प्रतिकूल प्रभाव कौन सा पड़ता है? आपको पता है अगर कूड़े को जलाया जाता है तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। जैसे कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जो वायु होती है जो सांस के रूप में लेते हैं उसको एकदम प्रदूषित कर देती है, जिससे हमें बहुत सारे रोग होने की संभावना रहती है, जैसे क्षय रोग होने की संभावना होती है। तो आप ध्यान रखना, अगर कूड़े को जलाएंगे तो कूड़े को जलाने से बहुत ज्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं। जैसे कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं से, जैसे आपको क्षय रोग पता है, जिसे टीबी भी कहते हैं, ये रोग होने की संभावना होती है। इसके बाद क्या कह रहा है? सिलाई मशीन में होने वाली खराबियां बताइए। तो सिलाई मशीन में, जैसे इसमें कह रहा है 4 खराबियां बताइए, तो आपको पता है सिलाई मशीन में कौन कौन सी खराबियां हो सकती हैं। जैसे सिलाई मशीन में कौन कौन सी खराबियां, तो आपको पता है कि जो धागा होता है वो ढीला हो जाए, ये भी खराबी एक प्रकार की है। धागा बार बार टूटे, ये भी खराबी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? सुई बार बार टूटे, जो सिलाई मशीन में सुई लगी होती है वो भी बार बार टूट सकती है। और जो सिलाई मशीन का जो चक्का होता है वो भी जाम हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की खराबियां हो सकती हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा खाद्य सामग्री को क्यों पकाया जाता है? तो खाद्य सामग्री, खाने वाली वस्तुओं को क्यों पकाया जाता है? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का नहीं है कि अगर वस्तुओं को हम नहीं पकाएंगे, ऐसे खा लेंगे तो उन्हें पाचन कर सके या पाचित कर सके। ऐसे अगर हम खा लेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो सकता है, अर्थात हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो खाद्य सामग्री को इसलिए पकाना आवश्यक है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके अनुकूल नहीं है, इसे नहीं पचा सकता। लेकिन अगर उसे पकाएंगे तो जो भी भोजन होगा वो थोड़ा, आप कह सकते हो कि वो नॉर्मल हो जाएगा, तो उसका पाचन अच्छे तरीके से हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा किस प्रकार के अस्थिभंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है? देखिए, कह रहा किस प्रकार के अस्थिभंज में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, ये कौन से प्रश्न थे? ये जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कहां से 21 से 26 तक पाए जाते हैं। कहां तक पाए जाते हैं? 21 से 26 तक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए कौन से प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? अगले लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास है, देखते हैं भी। अगला कह रहा है 27 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा आय, कह रहा है अरे यार, आ जाओ नीचे। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा आय कितने प्रकार की होती है? तो आय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझा देना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब बचत, ये इसके बारे में बता देना है। उसके बाद कह रहा आय कितने प्रकार की होती है? तो आय अगर देखें तो मौद्रिक आय होती है, वास्तविक आय होती है, और कौन मौद्रिक आय हो सकती है, वास्तविक आय हो सकती है, और मानसिक आय हो सकती है। ठीक है, इन सब के बारे में बता देना। अगला कह रहा है पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? किसके बारे में? आपको पता है पेचिश और अतिसार जो दोनों रोग हैं, ये जो होते हैं पेचिश और अतिसार, ये अशुद्ध जल का सेवन करने से होते हैं। तो सबसे पहले अतिसार में क्या होता है? अतिसार में जो समस्या होती है, तो अतिसार में आपको पता है पतले दस्त होते हैं, एकदम पानी के जैसे। कैसे होते हैं? पानी के जैसे। लेकिन पेचिस में अगर देखें तो पेचिस में भी पतले दस्त होते हैं, लेकिन इसमें जो आता है ब्लड साथ में आता है, बलगम भी आता है और ब्लड भी साथ में आता है। ठीक है, अगला, कपड़ों पर प्रेस करने से क्या लाभ होता है? तो आप सभी को पता है कपड़ों पर प्रेस क्यों करते हो? कपड़ों पर प्रेस इसलिए किए जाते हैं कि जिससे उनकी सिलवटें दूर हो सके। ठीक है, क्या दूर हो सके? सिलवटें दूर हो सके, और कपड़ों में एक चमक आ जाती है। क्या आ जाती है? कपड़ों में प्रेस करने से उसमें एक चमक आ जाती है। ठीक है, कह रहा भोजन परोसना एक कला है, और क्यों? भोजन परोसना एक कला है, और क्यों? तो इसमें भोजन परोसना भी एक कला है। एक अगर अच्छी गृहिणी है तो आप देखेंगे भोजन एकदम व्यवस्थित तरीके से परोसा जा रहा है, कि भोजन जो है जिस पात्र में परोसा जा रहा है उससे बाहर नहीं गिरेगा, और भी उसमें ये नहीं कि परोसा जो भी खाद्य सामग्री सब एक ही में मिल गई। तो भोजन परोसना तो वैसे भी एक कला है, कि आपको इतने अच्छे तरीके से परोसना है कि सब खाद्य सामग्री अलग अलग उसमें रहे। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे भोजन परोसते समय कि बाहर नहीं जाना चाहिए।
इसके बाद क्या कह रहा है, और भी आप जो भी भोजन परोस रहे हो उसमें जो भी खाद्य सामग्री है एक उचित मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई खाद्य सामग्री बहुत ज्यादा है, कोई एकदम कम हो गई, सब एकदम उचित मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कसेरु कशेरुक दंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के क्या कार्य है। आपको पता है रीढ़ की हड्डी जो है, इसी के कारण हम सीधे खड़े हो पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सीधे खड़े हो पाते हैं। इसी के कारण हम चल पाते हैं और इसी के कारण हम अपना सर इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। और ये जो हड्डी है ये मेन रूप से कहाँ से? मस्तिष्क से, यहाँ से जुड़ी होती पीछे से। ये पूरा शरीर अगर सीधा खड़ा है तो ये किसके कारण? रीढ़ की हड्डी के कारण खड़ा है। तो इस कारण हम चल पाते हैं, सर घुमा सकते हैं, मुड़ पाते हैं। ये सभी किसके कार्य है? रीढ़ की हड्डी के कार्य, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? तो पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है? पारिवारिक जो बजट होता है वो परिवार में आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे पारिवारिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य का भी उल्लेख कीजिए, मुख्य उद्देश्य का भी उल्लेख कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यह पता होना चाहिए कि किन सामग्रियों पर कितना खर्च करना है, ठीक है। किन सामग्रियों पर कितना खर्च करना है इसके बारे में जानकारी होना, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, अगला देखिए। इसके बाद क्या कह रहा है, जल का संगठन बताइए तथा जल प्राप्ति के स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए। इसका अथवा प्रश्न आपको बता थे कि 32 और 33 जो प्रश्न है और कौन सा 34 जो प्रश्न है, ये कौन से प्रश्न है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कौन से? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो 33 का जो अथवा कह रहा है 34 32 का जो अथवा कह रहा है जल का संगठन। जल का संगठन का मतलब जल कैसे बनता है। तो आपको पता है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है? H2O, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का जब एक परमाणु बनता है तो जल का एक यौगिक बनता है, ठीक है। ठीक ध्यान रखना कि जल का संगठन कैसे होता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं? तो जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता भूमिगत जल हो जाएगा। और कौन सा? नदियों में पाया जाता है जल, झरनों में पाया जाता है, समुद्रों में जल पाया जाता है। इन सब के बारे में आपको बता देना, ठीक है। इसके बाद कह रहा अपशिष्ट कचरा प्रबंधन। अपशिष्ट का मतलब जो बेकार होता है, कचरा जो होता है, उसका प्रबंधन से आप क्या समझते हो? प्रबंधन का मतलब उसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए, या तो जला दिया जाए, या फिर उसकी खाद बना दी जाए, या भूमि में उसे क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए, ठीक है। कह रहा है कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए, अर्थात कचरा जो है उसका प्रबंध कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। अगला जो है इसका अथवा कह रहा वस्त्रों की कटाई सिलाई के लिए नाप लेने की विधियों का उल्लेख कीजिए। आप कौन कौन सी विधियों से वस्त्रों की कटाई और सिलाई में नाप लेते हैं इसके बारे में आपको व्यवस्थित बताना है। कह रहा भोजन पकाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए तथा इसकी कौन सी विधियां उत्तम है और क्यों। अर्थात भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां आप उपयोग में लाते हैं। भाप विधि हो गई है, और कौन सी विधियां हैं, और सबसे उत्तम कौन सी विधि होती है इसके बारे में आपको बता देना है। तो आप यहां तक ये समझ पाए कि जो आपका बोर्ड का पेपर जो 21 फरवरी को होने वाला है गृह विज्ञान का, वो किस टाइप का आएगा, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, और इसे एक बार और देख लेना जिससे आप ये समझ पाए कि कितने प्रश्न आने वाले, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न, विकल्पी प्रश्न कितने आने वाले, दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने आने, और प्रत्येक के अथवा में भी प्रश्न होते हैं। और ये भी समझ पाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न यहीं से रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से लेते हैं विदाई, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।